सकती है, हम लोग नहीं चाहते हैं सिद्ध करना, बिकॉज हम लोग इंडियंस में सबसे बड़ी गंदगी क्या है ना, कि हमें चंद्रगुप्त के बारे में भी बाहरी लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई चंद्रगुप्त था, वरना हम सिर्फ बाबर, अकबर और बिरबल ही करते रहते हैं। यानी कि हम इससे आगे, हम मुगल, हमें लगता है जैसे ऐसा महसूस होता है ना जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं कि जैसे हमारा इतिहास भारत का ये मुगल या उसके पहले जो आए थे शासक, उन्हीं जैसे अब देखोगे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती है उनके नाम पे। हमें नहीं समझ में आता है कि क्या मुगल के आगे हमारी कोई इतिहास हमारा नहीं है क्या? बहुत अच्छी चीजें हैं, आपके साउथ इंडिया में जाओ देखोगे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है इंडियन हिस्ट्री में, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि इंडियन हिस्ट्री को बनाने ही दिया गया था ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक ही तरह के लोगों को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। तो अगर आप देखो तो हम लोग सिर्फ या तो अपने धर्म के लेजेंड्स को पढ़ के रह गए, क्योंकि हम लोगों ने उसके इतिहास को निकालने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको लेजेंड का खाली मीनिंग बता रही हूं, लिविंग लेजेंड का मीनिंग नहीं बता रही हूं। लेजेंड का मतलब मैंने कहा है स्टोरी दैट cannot be proved by evidence, with the help of evidence. Story that cannot be proved with the help of evidence. लेकिन लिविंग लेजेंड कौन है भाई? लिविंग लेजेंड वो है जिसके बारे में कहानियां बोली जाती है, सुनाई जाती है एक दूसरे को, और ये जो लोग होते हैं वो लिविंग है। जैसे अमिताभ बच्चन, बताओ बॉलीवुड की क्या है, वो लिविंग लेजेंड है। क्यों? कब से आज तक, बस आप मतलब मुझे लगता है जब मैं बहुत छोटी थी, इनफैक्ट मुझे लगता है उसके पहले ही मूवीज आ चुके थे उनके, शोले वगैरह, और लोग उस समय भी लोग देखते थे। यानी कि वो कुछ फिल्म हॉल्स में तो सालों से चलता आ रहा था, दीवार हो, शोले हो, ये सालों से चलता आ रहा था वो मूवीज। मतलब उस हॉल में, उस जगह पे, उस हॉल में वो कब से वो मूवी लगी होती थी लोगों को पता भी नहीं रहता था, क्योंकि उस समय उनका ऐसा नाम हो गया था। आज भी है। अब आप सोच लो, 50 साल से कह सकती हूं मैं, हाफ ऑफ द सेंचुरी वो है, तो इसका मतलब वो लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। अगर सचिन की बात की जाए तो वो लिविंग लेजेंड बन चुके हैं। दिस मीन्स लिविंग लेजेंड कौन है? एक पर्सन जो अलाइव है और बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में लोग कहानियां बताते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आओ, पर्सनल एंड पर्सनल। याद रखना, इसमें कभी भी एस मत लगा देना। इसका मतलब होता है स्टाफ, तो स्टाफ में भी कभी एस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये प्लूरल नाउन है, बहुवचन वाला नाउन। आपका कोई मैसेज आया, आप कहोगे आई कैन नॉट शो यू दिस मैसेज, दिस इज अ पर्सनल मैसेज। पर्सनल का मतलब निजी, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, यानी कि निजी जिंदगी। और ये कौन है? ये स्टाफ है। अगर मैं कहूं पुलिस पर्सनल, तो पुलिस पर्सनल में ये मत लगा देना, पुलिस पर्सनल में ये लगाना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयड होते हैं किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने कहा पुलिस पर्सनल। मिलिट्री पर्सनल मतलब स्टाफ हो गया। क्लियर हो गया? इसलिए स्टाफ और पर्सनल दोनों में एस लगा के मिस्टेक दिया जाता है, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि पर्सनल और स्टाफ दोनों प्लूरल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लंडर भारी भूल होता है शशांक, मिस्टेक मतलब गलती। पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट दोनों दिया हो, मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था बेटा। राइटिंग स्किल के लिए प्राची हमेशा आप रीडिंग करो और लिखते रहो। अभी इनकम और सेल्स टैक्स में डिफरेंस क्या, ये पूछोगे मुझसे। यार, आपकी जो कमाई होती है उसमें जो टैक्स लगता है वो इनकम होता है, आप जो बिक्री करते हो उस पर जो टैक्स लगता है वो सेल्स होता है। नेक्स्ट आओ, PRAY, PREY एंड बर्ड्स ऑफ प्रे। PRAY मतलब प्रार्थना करना। यू प्रे गॉड, यू प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग। प्रे से प्रेयर नाउन बना है ना। PREY जो है ये है शिकार, शिकार, और शिकार करना भी होता है। इसीलिए अगर मैं कहूं कि लायन के लिए अगर डियर हो, हिरन हो, क्या है उसके लिए? वो प्रे है। ठीक है, लेकिन आप देखते हो ईगल है ना, आउल,
इन लोग क्या है, रात में निकलेगा आउल, दिन में निकलता ईगल, ऐसे झपट्टा मार के सीधा नाखून देखना उसका बिल्कुल ऐसे रहेगा, सीधा वो घुस जाता है चूहा पे के अंदर या जो भी चीज पकड़ा उसके अंदर घुस जाता है, और फिर उसका जो चोंच होता है बिल्कुल शार्प होता है, ऐसे पकड़ के चीरता है। तो वो क्या है, वो बर्ड्स ऑफ प्रे है। बर्ड्स ऑफ प्रे का मतलब क्या हुआ, शिकारी पंछी जो हंट करता है, हंट करके वो अपना भोजन प्राप्त करता है। हंट मतलब शिकारी, शिकार करना। सो प्रे का मतलब शिकारी भी, प्रे का मतलब शिकार होगा। तो मैंने कहा हिरन कौन है, शिकार है, लेकिन यहां पे स्प्रे का मतलब शिकारी पंछी हो गया, शिकार करने वाला हो गया। और ये शिकार जो हो गया ना, जो मारा गया, वो भी प्रे होता है। इससे डिफरेंट मीनिंग होता है दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कैनन एंड CANNON है ना। CANON रूल होता है, नियम होता है। इसमें एक मजेदार स्टोरी है, बताऊं क्या। इग्नू में एक बार इग्नू का सिलेबस को, आज से मुझे लगता है करीबन 15 साल पहले, इग्नू के सिलेबस को ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि उसमें हिंदी में भी आपको जरूरी है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जरूरत था। तो इग्नू का उस समय सिलेबस को ट्रांसलेट किया गया। तो हुआ क्या, उसमें एक सेंटेंस था, बुद्धास कैनन, क्योंकि आपको पता ना बुद्ध के नियम थे, बुद्ध ने कुछ नियम बनाए थे जिसको फॉलो करके लोगों को जीने का मार्गदर्शन दिया गया था, और उन्होंने अपना रिलीजन स्थापित किया था। तो उसमें लिखा था बुद्धास कैनन, यानी बुद्ध के नियम। तो उसमें जो ट्रांसलेशन किया था, पता नहीं किसने किया था, भगवान जाने, बहुत खिल्ली उड़ी थी इग्नू की। उसमें आया था बुद्ध के तोप। अब तोप क्यों लिखा था बेचारा, क्योंकि इस कैनन का मीनिंग तोप होता है। अब बताओ, जिसने पूरे दुनिया को शांति का प्रवचन दिया था, पूरे दुनिया को शांति का प्रवचन दिया था, उनको तोप से आप कहोगे कि बुद्ध के तोप थे। उन्होंने जिंदगी भर कभी तोप इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, है ना। तो कैनन का मतलब क्या है, नियम, और CANNON का मतलब क्या है, तोप होता है, जिससे गोला बारूद निकलता है। ठीक है, क्लियर हो गया, बताओ नेक्स्ट। यस विकास, अगर आप वो कहोगे तो सारा पहला वर्ड एडजेक्टिव होगा, अगर उसके बाद नाउन होगा तो इसके बाद प्रोनाउन होगा। लोग वोकैबुलरी के लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 कर लो ना, बस मोर देन सफिशिएंट है। बाद में एक बार सिमेंटिक्स देख लेना। नेक्स्ट, उसी में बगल में होता है बेटा, ऊपर से चेंज पासवर्ड करके आता है, राइट हैंड साइड ऊपर से। माइग्रेंट का मतलब होता है जो प्रवासी होते हैं, एमिग्रेंट होते हैं जो देश छोड़कर चले गए, है ना। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो मजदूर है वो सिर्फ माइग्रेंट कहलाएंगे। एमिग्रेंट होते हैं जैसे NRI होते हैं जो अमेरिका में शिफ्ट कर गए हैं, वो लोग एमिग्रेंट है। नेक्स्ट, क्लियर हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट सुनो, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। मैंने आपको बताया होगा, ये वो कैब में हमारे शीट में भी है, नहीं बताया तो भी देख लेना। ऑटोप्सी होता है जब पोस्टमार्टम, मरने के बाद जो होता है ना, वो पोस्टमार्टम होता है। और बायोप्सी होता है जब जिंदा में ही कहीं पर कुछ अल्सर दिख रहा है, कहीं कोई गैंग्रीन दिख रहा है, या कहीं कोई आपको बड़ा फफोला दिख रहा है, तो डॉक्टर्स को डर रहता है कहीं ऐसा ना हो आगे चल के कैंसर बन जाए। तो क्या करते हैं, उनके सेल को निकाल के, थोड़ा पेन होता है लेकिन उसके सेल को निकाल के एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, जो कि बायोप्सी होता है। देख रहे हो, सारा वो क्या है बेटा, आप लोग समझा करो, क्योंकि यही हमारे शीट में था। तो इसका मतलब देख लो, हमने पूरी कोशिश की है कि इसके जो वो कैब है ना, मेरे किसी शीट में ना घुस जाए, क्योंकि सब कुछ तो मैंने बनाया था। तो समझ जाओ कि आपको उस वोकैबुलरी के अलावा इनको भी करना है। नेक्स्ट आओ, PANE, PAIN एंड PAINS। अगर मैं कहूं द ग्लास कवरिंग ऑफ अ विंडो, तो वो क्या है, विंडो पेन है। द ग्लास कवरिंग ऑफ द डोर, देखते हो डोर्स रहता है और उसमें कई बार खाली ग्लास लगा रहता है, तो वो क्या है, वो है ग्लास। क्या बना हुआ, विंडो का और डोर का, तो डोर का पेन हो गया। लेकिन कभी भी आप ध्यान रखना, ये वर्ड ग्लास के साथ PANE मत लगा देना, क्योंकि ग्लास का बना ही तो कवरिंग को पेन कहते हैं। तो ये ग्लास इसके साथ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जब ज्यादा हो जाता है तो उसको सुपरफ्लुअस कहते हैं।
हाँ, विंडो पेन चलेगा, क्यों भाई, विंडो और डोर दोनों के ऑफ अ विंडो होगा यार, ये ऑफ अ विंडो, ठीक है। सुनो, क्लिक कर लो उसको, ऑफ अ विंडो, ठीक है ना। विंडो का मतलब हो गया कि अगर मैं विंडो पेन कहूं तो भी चलेगा, है ना, और अगर मैं डोर कहूं तो भी चलेगा। तो डोर पेन या विंडो पेन कह सकते हो, लेकिन दोनों ही ग्लास का बना हो तब, इसलिए ग्लास पेन कभी मत करना। पेन का मतलब तो दर्द होता है, समझते हो, लेकिन पेन्स क्या है, बहुत एफर्ट। अगर मैं कहूं वो अपने काम में बहुत अधिक, तो पेन्स लेता है ना, बहुत मेहनत करता है बोलना चाहोगे, है ना। तो पेन्स का मतलब होता है काफी अधिक मेहनत, इसे ध्यान रखना। पेन अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज कर जाता है, वो मैंने आपको कराया हुआ है नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बचपन से एक पोयम पढ़े हुए हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, और भूल जाते बड़ा होके भाई पेल ऑफ वाटर कौन सा पेल है, ये पेल है, वो बकेट उठा के लाई थी, है ना, जैक एंड जिल, बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। PALE, वो हल्का पीला सा पड़ जाना, यानी कि जो पिंक आपका कलर होगा वो गायब हो जाना, चाहे डर से चाहे बीमारी से, तो वो पेल होता है। ही टर्न्ड पेल ड्यू टू फियर, कहते हैं ना, वही पेल है ये, ठीक है। क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम। प्राइसेस कम्स डाउन नहीं होगा बेटा, प्राइस कम्स डाउन होगा ना, डीन जॉर्ज। प्राइसेस प्लूरल है तो कम्स नहीं लगेगा ना, फिर कम होगा, या तो फिर प्राइस कम्स डाउन कर दो। नेक्स्ट, बड़ा करूं, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, टेल एंड TAIL। अगर मैं कहूं TALE, तो टेल का मतलब होता है जैसे फोक टेल, लोगों की कहानियां, कहानी, ठीक है ना। TALE कहानी, और TAIL तो जानते हो पूछ होता है। नेक्स्ट आओ, ऑर्डिनेंस, कहते हैं सरकार ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, इसका मतलब कोई कानून बना दिया है, उसको पास करवा लिया है ना। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कोई कानून, लेकिन ऑर्डिनेंस में आई हटा दोगे तो ये गोला बारूद मिलिट्री जो सप्लाई होता है ना, वो ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है। इसलिए ऑर्डिनेंस इज मिलिट्री सप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट आओ, पैलेट, पैलेट एंड पैलेट। आ जाओ, पैलेट आपके मुंह के ऊपर का भाग जो होता है ना, एक तो नीचे भाग और मुंह खोलने पर ऊपर का जो भाग है वो पैलेट है। इसीलिए जब कोई चीज बहुत स्वादिष्ट लगता है तो हम कहते हैं इट्स पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब हो गया कि मुंह को अच्छा लग रहा है, स्वाद अच्छा है इसका, है ना, ये तालु होता है पैलेट। अब आओ, पैलेट देखते हो, बोर्ड एक रहता है जिसमें ऐसे 2-3 खंड होते हैं, फिर एक बड़ा खंड होता है जिसमें जो पेंटर्स होते हैं वो पेंट मिलाते हैं और फिर पेंट करते हैं, दैट इज पैलेट। एंड पैलेट गन्स का ही तो बहुत हंगामा हुआ है ना कश्मीर में, कि पैलेट गन्स यूज कर रही है मिलिट्री। भाई पैलेट गन्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उधर से भी कोई रहम नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके कोर्ट तक पहुंच गया मैटर। तो व्हाट इज पैलेट, पैलेट होते हैं छर्रे होते हैं, उस छर्रे से किसी को बहुत तेजी से मारा जाए तो बदन में निशान छोड़ता है, बहुत तेज दर्द करता है, लेकिन आदमी मरता नहीं है, लेकिन बहुत तेज दर्द करता है। तो पैलेट इज स्मॉल राउंड बॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 29। देखो ध्यान से, PEDAL, ये आपका साइकिल का भाग होता है जिस पर पैर रख के चलाया जाता है। तो वैसे पैर रख के चलाना भी साइकिल को पेडल कहेंगे, यानी कि ये साइकिल का वो पैर रखने का स्थान और उस पर हाथ पैर, उस पर पैर मारना इज पेडल, दोनों है। इस देखो, पैरों की मदद से साइकिल चलाना और साइकिल का जो पैर होता है दोनों है वो, ठीक है। इसका मतलब ये वर्ब का मीनिंग ये है और नाउन का मीनिंग ये। अब आप PEDDLE, घूम घूम के जो सामान बेचा जाता है ना, जैसे वो देखते हो रेहड़ी वाले, वो पेडलर होते हैं, वो हॉकर होते हैं,
मतलब वो घूम घूम के सामान बेचते हैं। एक बहुत कॉमन वर्ड सुनते होगे, ड्रग पेडलर। अब ड्रग शॉपकीपर तो कभी नहीं हो सकता ना भाई, वो क्या कहेगा, बाहर दुकान के बाहर लगा देगा कि यहाँ पे हीरोइन, अफीम, गांजा मिलता है, नहीं ना, क्योंकि वो तो इलीगल है। तो क्या करेगा, वो अपने पॉकेट में कहीं छुपा के रखता है और घूमता रहता है। जो उसके ग्राहक होते हैं जानते हैं कि इसके पास क्या है, इसके पास ड्रग्स है, तो वो ड्रग पेडलर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो घूम घूम के सामान बेचते हैं। तो ये पेडलर, देखो ड्रग पेडलर कह दिया मैंने, ठीक है। और इसी से बना हुआ ये वर्ब है पेडल, घूम घूम के बेचना, और घूम घूम के बेचने वाले को हम पेडलर कहते हैं। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, स्टोरी, अ लॉन्ग नरेशन। जो भी समझते ही हो स्टोरी मतलब कहानी हुआ, लेकिन अगर स्टोरी कहेंगे तो कितनी स्टोरीज है इस बिल्डिंग में, यानी कितने फ्लोर है इस बिल्डिंग में। तो REY जो होता है वो तल होता है ना, मंजिल होता है। नेक्स्ट आओ, फेबल, पैराबल, लेजेंड। लेजेंड तो मैंने समझा दिया, स्टोरी जिसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव्ड नहीं है, काल्पनिक कहानी। बाकी इन चार का एक बार मीनिंग देखो, फिर मैं समझाती हूं। नेक्स्ट, सुरेश यही तो मैं कह रही हूं, ये वो कैब है। मेघना में करा दूंगी। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? चलिए अब सुनो, देखो क्या है फेबल, पैराबल। ध्यान से सुनना। फेबल का मतलब होता है ऐसा नैतिक कहानी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स हो। कछुआ और खरगोश का जो कहानी वो क्या है, वो फेबल ही तो है कि रेगुलर बेसिस पे काम करो, रुक रुक के काम मत करो। उसी से तो एक कहानी सिखाया गया है, एक मॉरल स्टोरी। तो वो एनिमल कैरेक्टर्स के साथ जो होते हैं वो फेबल होते हैं। लेकिन ऐसा मॉरल स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर नहीं, इंसान के कैरेक्टर्स, वो पैराबल होंगे। जैसे पैराबल इज खाली मॉरल स्टोरी, लेकिन अगर उसमें इंसानी कैरेक्टर के बदले में जानवर या इंसान, जानवर सब मिक्स्ड हो तब भी पैराबल है। लेकिन सिर्फ जानवर ही उसके मुख्य किरदार हो तब तो वो फेबल है, ठीक है। मिथ क्या है? देखो मिथ जो है ना, ये हिंदी से बना है मिथ्या से, ये हिंदी शब्द से बना है मिथ्या से, इसीलिए इसका कोई इंग्लिश रूट नहीं है। इसका मतलब है झूठ, है ना। अगर मैं कहूं कि आप ऐसे बाल मत तोड़ लिया करो, सफेद बाल तोड़ लोगे ना तो बाकी बाल भी सफेद हो जाएंगे, तो कहोगे ये मिथ है, मतलब ये सिर्फ झूठ बात है, मिथ्या है, ये सब सुनी सुनाई बात है। और एपिक क्या है? महाभारत को एपिक कहा जाता है। क्या है? अ लॉन्ग पोएम और बुक दैट यूजुअली टेल्स क्या, अ स्टोरी अबाउट हेरोइक एंड एक्साइटिंग इवेंट्स। यही तो है महाभारत। इसलिए महाभारत को एपिक कहा जाता है क्योंकि उसमें 18 खंड है, लॉन्ग पोएम है, या क्या है वो, उसमें हेरोइक और एक्साइटिंग इवेंट्स के बारे में है। और उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट में आपको कहानियां मिल जाएगी, यानी एक व्यक्ति का अलग से कहानी आपको कंप्लीट उसमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर उसके बारे में बोलना चाहोगे तो। सो एपिक क्या है? अ लॉन्ग पोएम और बुक जो अक्सर कोई एक्साइटिंग या हीरोइक इवेंट्स की बात करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, और इस पे सारे पे जानते हो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया हुआ है, सभी से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया, तभी मैं कह रही हूं ये सब को खाली वोकैब के रूप में आपको याद रखना है। एनेक्डोट देखो क्या है, कहां से बना है, सुनना। पहले जब सेलर्स जाते थे ना अपने शिप में बैठकर, और 6-6 महीना, साल भर वो जा रहे हैं तो जा रहे, फिर कहीं और जाते थे, वहां से फिर दूसरा माल लेके आते थे, तो क्या होता था ना, जब 6-6 महीना बिता रहे हैं उस शिप पर, बहुत सारे ऐसे अजूबे वाली घटनाएं उनके साथ घटती थी, ठीक है ना। कभी कभी उनके साथ बहुत विचित्र घटनाएं भी घटती थी, कभी कभी तूफान आता था जो रेगुलर बेसिस पे, कुछ लोग मरे कुछ बचे। तो ऐसी कहानियां जब वो वापस आते थे ना, तो शाम को चौपाल में लोग जमा होते थे और वो ऐसी कहानियां लोगों को बताते थे कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो किस्सा कहानी सुनाया जाता था ना, वो होता था कि अपने जो हमारे साथ गुजरा है वो सुनाया जा रहा है, तो वो एनेक्डोट होते थे, यानी कि किसी शॉर्ट स्टोरी, किसी इंटरेस्टिंग इवेंट का वो बैठ के शाम को चौपाल पे सुनाते थे, वो एनेक्डोट कहलाते थे। आपको खाली याद रखना, आपकी नानी और आपकी दादी बहुत बढ़िया कहानी सुनाती है ना, दे आर रेकॉन्ट्योर,
ठीक है, योर नानी एंड दादी आर रेकॉन्ट्रियर, मतलब बहुत अच्छी होती है वो कहानी सुनाने में। अच्छी कहानी सुनाने वाले को रेकॉन्ट्रियर कहते हैं। व्हाट इज फोक टेल? टेल का मतलब अभी मैंने कहा था कहानी, फोक का मतलब लोग, तो लोक कथा जो होंगे वही तो फोक टेल होंगे। यानी कि देखोगे एक समाज में एक तरह की कहानी प्रचलित होगी, वो अपने बच्चों को सुनाएंगे, बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहानी आगे बढ़ती है, तो दैट इज फोक टेल। ठीक है, रिगेल इज अ वर्ब जिसका मतलब है मनोरंजन करना, टू एंटरटेन। ठीक है, और एलिगरी, एलिगरी याद रखना महाभारत में है। कैसे? सुनो, ऐसी स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स और सिंबल्स स्टैंड फॉर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ और फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट। ध्यान से सुनो क्या है। कैरेक्टर्स स्टैंड फॉर आइडियाज। अगर मैं दोस्ती का आइडिया बोलूं तो कर्ण बहुत फिट होता है, अपने भाई अपने भतीजे सबको मारने को तैयार था वो दोस्ती के लिए, है ना। अगर मैं पाप का सिंबल बताऊं कौन है, तो पाप का सिंबल रावण, और कौन है? अब देखोगे पाप का सिंबल की बात करेंगे तो रामायण में रावण है ना, और इसमें अगर देखोगे तो आप पाप के सिंबल में सारे जितने कौरव थे, है ना, सारे पाप के सिंबल थे। अगर मैं ये कहूं कि किसी भी तरह के अगर आप भाई का सिंबल में देखोगे कौन है, आइडिया है भाई का, तो मैं कहूंगी उसमें आपको लक्ष्मण दिखेगा। तो इसीलिए एलिगरी में आप रामायण और महाभारत को रख सकते हो, क्योंकि वो ऐसा स्टोरी है जिसमें जो कैरेक्टर्स थे वो किसी तरह के आइडियाज के लिए स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट क्लियर हो गया। ये सब कहानी से रिलेटेड था, देख लो, सारे के सारे कहानी से रिलेटेड थे, है ना। देख लो, फेबल से लेके एलिगरी तक, और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले। बेटा एक चीज मैं बताती हूं, बहुत मेहनत किया है इस शीट पे, और होता क्या है ना, इसके बाद जितने लोगों ने बुक्स लिखा है उन लोगों ने क्या किया ना, सीधा कॉपी एंड पेस्ट मारा। बड़ा अफसोस होता है कि यार इतना मेहनत करो, अगला कॉपी एंड पेस्ट मार के और उसके बाद क्या करेगा, पूरा अच्छे से वायरल कर देगा कि देखो हमने बनाया। बस खाली उनको क्या करना रहता है, ऊपर नीचे से मेरा नाम हटाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि कहानी से रिलेटेड सारा 31 में ये सब कहानी से रिलेटेड है। अब आ जाओ, सारा आपके मंच से रिलेटेड एक साथ वर्ड है, सारा मंच से रिलेटेड। देख लो, पूरा 32 खाली मंच से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेज से रिलेटेड है। डाइज क्या है? अ रेस्ड प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन स्टैंड्स टू परफॉर्म और स्पीक, और एंड सेकेंड मीनिंग इसका स्टेज है। सो डाइज का मतलब ही हो गया जहां पे ऊंचा स्थान। अब जैसे यहां पे क्या है, सब कुछ तो मेरा सेम लेवल पे है क्योंकि कैमरा लगा है, लेकिन अगर आप लोग सामने बैठे होते तो यहां पे एक डाइस लगता है जहां पे मैं खड़ी होती ऊपर, तब मैं सबको दिखती, क्योंकि अगर मैं सेम लेवल पे खड़ी रहूंगी तो दिखूंगी नहीं, तो वो डाइस होगा, यानी कि स्टेज, सीधा सीधा स्टेज। अब आओ ऑल्टर, तो ऑल्टर का मैंने बता दिया था, वो थोड़ा ऊंचा स्थान जहां पे बलि चढ़ाया जाता है, या जहां पे जाके क्रिश्चियंस वगैरह शादी करती है अपने चर्चेस में, वो ऑल्टर होता है। इसका मतलब हुआ जहां पे भगवान को कुछ उपहार चढ़ाया जाता है, यानी कि जहां पे बलि चढ़ता है। ठीक है, देन आओ पल्पिट। व्हाट इज पल्पिट? जनरली वही है, ये सब कुछ वही सेम है, लेकिन बात क्या है ना, जब धर्म गुरु बैठते हैं ना, तो धर्म गुरु खड़े होके हमारी तरह नहीं पढ़ाएंगे, वो एक ऊंचा स्थान उनको दिया जाता है जहां पर वो बैठ के वो धर्म के बारे में वो बताएंगे विस्तार में, और बाकी सब लोग बैठ के सुनते हैं। सो that place is called pulpit, a raised platform where a priest or minister stands to lead a worship or religious service. हालांकि स्टैंड्स लगा दिया है, स्टैंड इसलिए लगा दिया है क्योंकि क्रिश्चियंस में बैठ के नहीं सुनाया जाता है धर्म, है ना, वो लोग खड़ा होके ही पूजा करवाते हैं, इसीलिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड है। लेकिन यहाँ पे पल्पिट का मतलब एग्जैक्टली वो है जहां पे धर्म गुरु बैठ के धर्म उपदेश देते हैं। नेक्स्ट आओ रोस्ट्रम। ये तो स्टेज है, ठीक है, मैं ऊंचे स्थान पे आ गई, मेरा स्टेज है, बाकी करीबन 20 लोग बैठे हुए हैं, अब मुझे भाषण देना है, तो वो 20 के बगल में खड़ा होकर भाषण नहीं दूंगी, मैं आगे जाऊंगी और एक स्मॉल रेस्ड प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी जो स्टेज पे बना हुआ है, जो थोड़ा और ऊंचा है।
ठीक है, ताकि भीड़ को मैं दिखाई दूं, तो दैट इज कॉल्ड रोस्ट्रम। यानी स्टेज पर ही एक छोटा सा रेस प्लेटफॉर्म है। अब बोलोगे मैम ये सब क्या है? ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आने वाले वर्ड्स हैं, और मैंने कुछ भी नहीं सिखाया इसमें। मैंने सिर्फ एक ही चीज किया है, जैसे वर्ड्स जो आया था ना एग्जाम में, उसको पूरा वर्ड लिख दिया और उसका आंसर इधर लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, स्टेज में आप जानते हो, स्टेज, ये स्टेज है। स्टेज का पर्दा भी जानते हो, होता है ना, पर्दा गिरता है ना। लेकिन कई बार देखोगे कि कोई एंकर पर्दा के आगे आके बात करता है और आपको बताता है कि अब पर्दा उठेगा और अब ये नाटक को परफॉर्म किया जाएगा। तो वो कहां पे खड़ा होता है? पर्दे के आगे वाले भाग में। जो पर्दे के आगे वाले भाग, कर्टन से आगे वाला जो भाग होता है, वो प्रोसिनियम कहलाता है। ठीक है, देख लो कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? थ्रस्ट स्टेज आओ। कई बार देखा होगे माइकल जैक्सन हो या बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, जो स्टेज होता है ना, ऐसे नहीं होता है। स्टेज ऐसे होता है और ऐसे होता है। यानी थ्रस्ट मतलब होता है ढकेलना, और आगे ढकेल के बना होता है। कैसे? लोग इधर भी बैठे हैं, लोग इधर भी बैठे हैं, और जब परफॉर्मर आगे बढ़ेगा ना स्टेज में, तो लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं, और वो उस स्टेज के कारण वो परफॉर्मर लोगों के बीच तक पहुंच जाता है। सो दैट इज थ्रस्ट स्टेज, अ स्टेज दैट एक्सटेंड्स इनटू द ऑडियंस ऑन थ्री साइड्स। देख लो, यानी इस तरह से आप देखोगे तो यहां भी लोग बैठे हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, थ्री साइड्स में एक्सटेंड कर गया ना वो, इसीलिए थ्रस्ट स्टेज कहलाता है। और एरिना आप जानते हो ना, जहां पे देखना कुश्ती वगैरह होता है, कैसा होता है बताओ तो? लेवल एरिया। ऊपर स्टेज में कुश्ती करेगा तो नीचे गिरेगा सीधा, है ना, इसलिए जमीन पे ही लेवल एरिया बनाया जाता है, मिट्टी उट्टी में ही, सराउंडेड बाय सीट्स फॉर पब्लिक इवेंट। लेवल एरिया होता है, ठीक है ना, वो ऊपर नहीं होता है। जैसे कि आप देखोगे पहले जमाने में अगर किसी आदमी का युद्ध हो रहा है, जैसे अभी बहुत देखा होगा आपने महाभारत रामायण वगैरह में, लोग बैठे हुए हैं ऊपर तरफ और नीचे लेवल एरिया है जहां पे वो मल्ल युद्ध कर रहे हैं, है ना, जहां पे कुश्ती कर रहे हैं, जहां पे एक दूसरे के साथ गदा युद्ध कर रहे हैं, वो एरिना होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आओ, कॉलिसियम का मतलब होता है एक लार्ज स्टेडियम। बस लार्ज, कोलोसल से बना हुआ है, कोलोसल का मतलब ये होता है बड़ा, इसका मतलब हो गया बहुत बड़ा स्टेडियम। देखो कोई प्रॉब्लम है तो? कोई इश्यू नहीं है, चलेगा बेटा। फॉर्च्यून का सिनोनिम फेट नहीं होता बेटा। फॉर्च्यून मतलब तो अच्छा भी, जैसे कहते हैं फॉर्च्यून, फॉर्चुनेट बन गया उससे। फेट का मतलब भाग्य होता है। अर्ज का मतलब तो होता है बस किसी को रेडी करना, अर्ज मतलब उसको मनाना, तैयार करना मेंटली, और ईज का मतलब तो आराम देना हो गया। नेक्स्ट, मेघना का क्या प्रॉब्लम है देखो जरा। फेटलिस्ट बेटा मतलब भाग्यवादी, जो किस्मत पर भरोसा करता है। रियूफुल जैसे दुखी हो गया, शशांक दुखी हो गया। पूजा का कहना है आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज तो आ रही है ना, मेरी आवाज सबको आ रही है, फिर आपको क्यों नहीं आ रही? आप देखो ना नीचे कहीं साउंड बॉक्स जो बना है उसको आपने, वो बंद तो नहीं है आपका, नेक्स्ट क्रॉस तो किया हुआ नहीं है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं जरा एक बार बोलो, चेक कर ले, मैं डाल चुकी हूं। मनीष थोड़ा दिन रुकोगे, अपने आप समझ में आएगा। आप पहले एडजेक्टिव भी कर लोगे ना, अपने आप पहचानने लगोगे। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? मैं पहचान जाऊंगी क्योंकि मैंने सब चैप्टर पढ़ा रखा है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगा पाओगे वो नाउन है, मान के चलना। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी होगा बेटा, बिलीव इन होगा। सीटोफोबिया का मतलब है जो खाने पीने से डरते हैं। हाँ ठीक है, गॉबल का मतलब ये हो गया वैसे ही बिल्कुल गटकना, बहुत ढेर सारा एक साथ। कनिष्क, नेक्स्ट। देखो सिनोनिम तो बहुत सारे ने बेटा। सिनोनिम अगर आप कहोगे, हाँ कायरोप्रैक्टर भी ठीक है। नेक्स्ट आए एफेक्शन और एफेक्टेशन। एफेक्शन सबको पता है, प्यार,
है ना, लगाव को अफेक्शन कहते हैं। लेकिन अफेक्शन का देखो चेंज किया है, एफेक्टेशन। ये एक तरह का बनावटी व्यवहार होता है। जैसे आप थोड़ा सा नखरे करते हो, थोड़ा सा बनते